हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग विजडम अप स्टडी चैनल। यहाँ हम बात कर रहे हैं सुनील खिलनानी की बुक इनकारनेशंस में जो 50 ग्रेट लाइफ्स ऑफ इंडिया की कहानी दर्ज है उनके बारे में। तो आज ये हमारा तीसरा एपिसोड है और एक और पर्सनालिटी की कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज का वीडियो बनाते वक्त मैं थोड़ा सा एंशियस फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो पर्सनालिटी हैं ये जितने ज़्यादा मशहूर हुए उतने ही ज़्यादा बदनाम भी थे। गाइज़, मैं सपोज़ करता हूँ कि आप लोगों को गांधी जी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी, मतलब सही नॉलेज, व्हाट्सएप वाली नॉलेज नहीं। तो आप अभी गांधी जी को इमेजिन करिए और एक ऐसे इंसान को इमेजिन करने की कोशिश करें जिसकी आइडियोलॉजी, जिसका रहन सहन, जिसके तौर तरीके गांधी जी से बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट हों, क्योंकि ये जो शख्स हैं वो कुछ ऐसे ही थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा यानी द ग्रेट सोल कहा था और इनके फॉलोअर्स ने इन्हें तानथाई पेरियार यानी द ग्रेट मैन कहा। तो ये पेरियार के नाम से ही मशहूर थे। इनका असल नाम जो था वो था ईवी रामास्वामी नायकर। पेरियार जो थे वो 1879 में तमिलनाडु के एक गांव इरोड में पैदा हुए। इनकी जो कास्ट थी वो वैश्य थी, यानी जो बिजनेसमैन लोगों की जो कास्ट होती है। मैं कास्ट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ आपको आगे पता चल जाएगा। इनके फादर काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन थे, टेक्सटाइल का इनका बिजनेस था। पेरियार ने पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं की और प्राइमरी स्कूल से ही ड्रॉप आउट हो गए थे। लेकिन इनके पिताजी चाहते थे कि ये धर्म में रुचि लें और संस्कृत की ग्रंथ वगैरह पढ़ें। उसके लिए वो पंडितों को और ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाते थे इन्हें पढ़ाने के लिए। लेकिन पेरियार की सवाल पूछने की आदतों की वजह से कोई भी इन्हें ज़्यादा दिनों तक पढ़ा नहीं पाया। उसके बाद अर्ली 20s में ये बनारस गए घूमने के लिए, जहाँ पर इन्होंने देखा कि वहाँ पर जो पंडित हैं वो लोगों से पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। तो वो देखकर इन्हें काफ़ी बुरा लगा और एक इंसिडेंट उनके साथ ऐसा हुआ जब इन्होंने एक पंडित से खाना मांगा तो उन्होंने पहले इनसे उनकी कास्ट पूछी और फिर खाना देने से मना कर दिया और बाद में उन्हें जो अनटचेबल्स कास्ट हैं उनके साथ बैठकर जो पचा खुचा खाना आता है वो खाना पड़ा, जिससे इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को काफ़ी गहरी चोट पहुंची। तो उस वक्त तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कास्ट सिस्टम के प्रति नफ़रत उनके अंदर घर कर चुकी थी। वहाँ से वापस आने के बाद इन्होंने अपने पिताजी का बिज़नेस संभाला, उस बिज़नेस को काफ़ी आगे भी बढ़ाया, फिर शादी की, फैमिली सिस्टम शुरू किया और इनके स्किल्स और लीडरशिप को देखते हुए 1920 में इन्हें इरोड म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन बनाया गया। फिर आया 1920 का साल। 1920 में केरला में एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था वायकॉम। वायकॉम में एक बड़ा मंदिर हुआ करता था प्राचीन, जो शिव जी का मंदिर था। उस मंदिर को संभालने वाले जो ब्राह्मण थे उन्हें नंबूदिरी ब्राह्मण कहा जाता था। तो उस मंदिर में एक रूल था कि लोअर कास्ट के लोग तो मंदिर वैसे ही नहीं जा सकते थे, लेकिन मंदिर के आसपास सड़कें जो थीं उसके इस्तेमाल पर भी वहाँ पर रोक लगाई गई थी कि वहाँ पर से कोई लो कास्ट लोग जो हैं वो नहीं जा सकते। तो इसको लेकर लो कास्ट पीपल ने वायकॉम में प्रोटेस्ट शुरू किया। तो उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी, क्योंकि गांधी जी भी अनटचेबिलिटी के ख़िलाफ़ थे। लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको वहाँ पर अब लोअर कास्ट पीपल का समर्थन नहीं मिल रहा था, क्योंकि आईएनसी में जो केरला में जो लीडरशिप थी उसमें भी सारे ब्राह्मण ही लोग थे। तो आईएनसी कोई चेहरा ढूंढ रहा था साउथ में जो इस मूवमेंट में उनका सपोर्ट कर सके। तो जब गांधी जी केरल आ रहे थे उस मूवमेंट में शामिल होने, तभी आईएनसी के लीडर्स को पता चला पेरियार के बारे में और उन्होंने वहाँ पर उनसे मुलाकात की और अपने साथ उन्हें जोड़ा। लेकिन जहाँ पर आईएनसी के लीडर्स चाह रहे थे कि मंदिर की आसपास की सड़कें खोल दी जाएं लोअर कास्ट पीपल के लिए,
वहीं पर पेरियार चाह रहे थे कि मंदिर में भी जाने दिया जाए लो कास्ट पीपल को, सिर्फ सड़कें ही क्यों खोली जाएं, और वो अपनी बात पर अड़िग रहे। इस वजह से उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। तो जब वो जेल में थे तो गांधी जी ने नंबूदिरी ब्राह्मण से नेगोशिएट करके वो सड़कें खुलवा लीं और वो मूवमेंट वहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन इस मूवमेंट से पेरियार बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे। वो चाहते थे कि मंदिर के दरवाजे भी सबके लिए खोले जाएं। तो उन्होंने कांग्रेस से फिर दूरी बना ली और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की। ये साउथ का सबसे प्रोमिनेंट मूवमेंट में से एक था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जिसने वहाँ की पूरी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को चेंज किया। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का जो स्टाइल था वो गांधी जी के मूवमेंट्स के स्टाइल से भी बिल्कुल अलग था। गांधी जी के फॉलोअर जहाँ पर सफ़ेद धोती कुर्ता और सफ़ेद टोपी पहनते थे, पेरियार के फॉलोअर्स काले कपड़े पहना करते थे और ये भूख हड़ताल वगैरह भी नहीं किया करते थे। फिर 1927 में कैथरीन मेयो, जो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थी, इनकी एक बहुत कंट्रोवर्शियल किताब आई जिसका नाम था वुमेन्स कंडीशन इन इंडिया। इस किताब में जो रूढ़िवादी प्रथाएं थी हिंदुस्तान में प्रचलित, जिसमें औरतों को बहुत ऑप्रेस किया जाता था, उन चीज़ों का वर्णन था। तो पेरियार को ये किताब पढ़कर बहुत बुरा लगा कि इंडिया में वुमेन्स की जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का जो सेंटर मोटो बनाया गया बाद में, वो वुमेन राइट्स का बनाया गया। वुमेन के हक की लड़ाई अब सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का मेन हिस्सा थी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट सपोर्ट करता था इंटर कास्ट मैरिजेस का, इंटर रिलीजन मैरिजेस का और लव मैरिजेस का। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के सपोर्ट से जो शादियां होती थी उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस कहा जाता था। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बेसिकली अब 5 मेन एम्स हो गए थे। वो क्या थे? सेल्फ रिस्पेक्ट movement had 5 aims, that is no God, no religion, no Gandhi, no Congress and no Brahmins। तो ये उनका स्लोगन हुआ करता था, ये 5 चीज़ें लेकर वो चल रहे थे। इसके बाद 1931 में तमिल जो प्रेस थी और वहाँ के जो अपर कास्ट इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने पेरियार को इमोरल यानी अनैतिक कहना शुरू कर दिया और नाम जो था उनका बदनाम होना शुरू हो चुका था। फिर वो यूरोप गए और यूरोपियन कंट्रीज़ में किस तरह का कल्चर है, किस तरह वो अपनी संस्कृति को मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो वहाँ पर उन्होंने देखा और सीख कर फिर वो वापस आए। तो 1931 में पेरियार जो थे वो यूरोप गए और वहाँ पर किस तरह की कल्चरल प्रोग्रेस है, वुमेन्स को किस तरह के राइट्स दिए जाते हैं और वहाँ पर किस तरीके से समाज प्रोग्रेस कर रहा है, वो उन्होंने देखा। वापस आए वो 1940 मतलब वापस आने के बाद लगभग 1948 में उनकी जो वाइफ थी वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तो उन्होंने अपने से बहुत छोटी कम उम्र की लड़की से शादी की, जिसकी वजह से जो बदनामी पहले से ही उनकी फैली हुई थी वो उसमें और ज़्यादा इजाफा हुआ। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में ही जो उनके राइवल्स थे, जो अंदर ही उनके ख़िलाफ़ हो गए थे, उन्होंने फिर अपनी एक अलग पार्टी बना ली जिसका नाम था द्रविड़ मुनेत्र खजगम पार्टी। अपनी पॉपुलैरिटी कम होने के बाद भी वो कई सालों तक कई पॉलिटिशियंस के स्टार कैंपेनर रहे और किंग मेकर रहे और उनका जो इन्फ्लुएंस था वो पूरे साउथ के कल्चर पर था, साउथ इंडियन वुमेन्स पर था। उनके इन्फ्लुएंस का असर क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। साउथ में वुमेन मैरिज बिफोर द एज ऑफ 18 यानी 18 साल से कम उम्र में शादी करने वाली महिलाओं का परसेंटेज 15% से भी कम हो गया और लेबर फोर्स में वुमेन का परसेंटेज 50% से भी ऊपर हुआ, जो कि नॉर्थ में 36% ही है 2015 तक। तो ये उन्हीं की देन थी जो आज साउथ में जो लिटरेसी रेट है वुमेन का वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पेरियार की एक लेगेसी है, उनका इन्फ्लुएंस है। फाइनली 1973 में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो उनका एक जब वो स्पीच शुरू करते थे
वो सिर्फ कास्ट सिस्टम के ही ख़िलाफ़ नहीं थे, वो पूरे रिलीजन सिस्टम के ही ख़िलाफ़ थे। वो स्पीच जब अपनी शुरू करते थे तो इसमें ये उनकी एक सिग्नेचर लाइन हुआ करती थी जो इसमें बुक में लिखी हुई है। वो कहते थे, देयर इज़ नो गॉड, देयर इज़ नो गॉड, देयर इज़ नो गॉड एट ऑल, ही हु इन्वेंटेड गॉड इज़ अ फूल, ही हु प्रोपगेट्स गॉड इज़ अ स्काउंड्रल, ही हु वर्शिप्स गॉड इज़ अ बर्बेरियन। तो ये उनकी आइडियोलॉजी थी, उनका असर जो आपने देखा साउथ में वो था। तो आप अगर इमेजिन करें कि जो 5 गोल्स उनके थे और जो इनकी आइडियोलॉजी थी, अगर वो पूरे इंडिया में प्रिवेल होती तो क्या कंडीशन होती, ख़ासकर वुमेंस की पूरे इंडिया में। तो किताबें आपके साथ यही करती हैं कि आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। तो आप कुछ अलग करना चाहते हैं या आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहते हैं, सो रीड अ बुक टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और पर्सनैलिटी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।